नमस्कार, मैं हूं संदीप सिंह। आप देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। आज हम आपको हिमाचल प्रदेश के उस खूबसूरत ज़िला लाहौल स्पीति लेकर चलेंगे, क्योंकि पूरे देश में ये ज़िला अपनी अलग पहचान के साथ उभर रहा है, क्योंकि इस पूरे ज़िले की जिम्मेवारी महिलाओं को दी गई है। चलिए, इस पे सबसे पहले खास बातचीत के लिए लाहौल स्पीति से युवा विधायक हमारे साथ हैं, अनुराधा राणा। उनसे बात कर लेते हैं। मैम, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, धन्यवाद। किस तरीके से आप देखती हैं कि पूरे देश में आपका ज़िला एक डिस्कशन का टॉपिक बन चुका है, क्योंकि सारे टॉप पोस्ट जो हैं वो महिलाएं देख रही हैं, तो क्या जिम्मेवारी और बढ़ जाती है? जी हाँ, बिल्कुल। महिला विधायक होने के नाते और साथ ही साथ जब प्रशासन पूरा महिलाओं का एक तरह से, जितने भी हमारे मेन ऑफिसर्स हैं, चाहे डीसी, एसपी, एसडीएम, सभी हमारी महिलाएं हैं, और कई ऐसे एचओडीज़ हैं जो पहले महिला के तौर पे यहाँ सेवा कर भी रही हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है, जब हम समाज में, सोसाइटी में देखते हैं, तो आज भी वो दौर है जब महिलाओं को अपने आप को प्रूफ करने के लिए ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो बढ़ती है, और अपने ऊपर एक जिम्मेदारी का एहसास और ज़्यादा बढ़ जाता है कि हमने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कैसे करना है, और कहीं ना कहीं मैसेज समाज में देना भी है कि हम उसको बखूबी निभा सकते हैं। क्योंकि जब हम भी इलेक्शन लड़ रहे थे तो कई तरह की ऐसी बातें आई थी कि ये तो लड़की है, इसकी राजनीति किसी और ज़िला से चलेगी, तो इस तरह की बातें आई थी। तो आज मुझे लगता है वो सब जवाब उन लोगों को मिला है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम कोशिश कर रहे हैं, और शायद उसको देख के मुझे लगता है कि मैसेज जाता है कि कर सकते हैं। तो वही मैसेज है, और हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का धन्यवाद करते हैं कि उनके इस फैसले से जो है हमारा लाहौल स्पीति पूरा एक तरह से सुर्खियों में भी रहा, और महिला लीडरशिप के तौर पे। और कहीं ना कहीं हम यही उम्मीद करते हैं अपने सभी अधिकारियों से जिन्होंने यहाँ पे ज्वाइन किया, चाहे वो डीसी है, चाहे एसपी है, चाहे एसडीएम है, कि उनका बेहतर जो संवेदनशीलता जिसके लिए महिलाएं ज़्यादा जानी जाती है, कि वो किसी के दुख तकलीफ़ को जो है वो और ज़्यादा महसूस अच्छे से कर सकती है, और उसके समाधान के लिए ज़्यादा एफ़र्ट्स लगा सकती है। तो वही हम एक्सपेक्टेशन जो है इन सभी महिलाएं ऑफिसर से करते हैं, और हमें उम्मीद है कि उन पे ये खरा उतर भी रही हैं, और ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करेंगे, और शासन और प्रशासन में और ज़्यादा बेहतर तालमेल मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में और बेहतर होगा। और इसका डायरेक्टली तौर पे जो फ़ायदा है वो आम जनता को होता है, क्योंकि जनता भी हमसे डायरेक्टली जुड़ी है, और जितने भी हमारे सिविल सर्वेंट है ये पब्लिक की सेवा के लिए। तो हमारा एक ही अल्टीमेटली जो एक ही गोल है, लोगों की सेवा करना। तो मेरा भी अपना यही दायित्व है, और जो कार्य होना है वो डिपार्टमेंट या प्रशासन के माध्यम से एग्जीक्यूट होने। तो बस यही हमारी उम्मीद भी है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इसमें कामयाब होंगे। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने जो विश्वास जताया है, इसके लिए जो लाहौल स्पीति ज़िला को चुना है, तो उसमें मुझे लगता है हम अच्छा एक बेहतर परिणाम जो है उन्हें भी दे पाएंगे, ताकि इसी मॉडल को बाकी जगह भी वो लागू कर पाएँ। तो ये वुमेन डिस्ट्रिक्ट का आइडिया आपने दिया था क्या? नहीं, मैं सच कहूँ तो मेरी तरफ से ऐसा कोई आइडिया नहीं था। इसमें एक इंसिडेंट मुझे लगता है ऐसा जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब विधानसभा का मानसून सेशन, पिछला विंटर सेशन या मानसून सेशन चला था, तो कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से जो एक आवाज़ आई थी कि महिला मंत्री बनना चाहिए, तो इस तरह की आवाज़ जो है सत्ता पक्ष से की गई थी। तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की तरफ से एक जवाब था कि हम बहुत जल्द जो है एक बहुत बड़ा फेरबदल करने जा रहे हैं, और शासन प्रशासन की कमान जहाँ महिलाओं के हाथ में होगी, तो हम कुछ ऐसा एक ज़िला में करने जा रहे हैं। तो वहीं से कहीं ना कहीं हमें हिंट मिल गया था कि ये कहीं ना कहीं लाहौल स्पीति ज़िले की बात हो रही है। तो मेरा इस तरह से कोई ऐसा खास प्रपोजल नहीं था, क्योंकि इस तरह महिला पुरुष की बात नहीं, हम चाहते बेहतर परिणाम और बेहतर कार्य हो, तो उसमें पर सीएम साहब ने इस तरीके से सोचा है, उनका विज़न था कि महिलाओं के हाथ में पूरी तरह से कमान रहे हमारे ज़िला की। तो ये उनका एक विज़न है, तो उनके विज़न की मैं भरसक जो है प्रशंसा भी करती हूँ, और ये कोशिश हम करेंगे कि उनकी उम्मीदों पे हम खरा उतरें। आप तो 12 महीने के साइकिल को जानती हैं। लाहौल स्पीति में सर्दियां जो हैं वो सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है, बरसात का महीना चुनौतीपूर्ण है, गर्मियां चुनौतीपूर्ण हैं। तो कहीं ना कहीं आपके जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में ये पहला एक्सपीरियंस जो है कार्यकाल में होने जा रहा है। तो क्या कुछ गाइडेंस आपकी तरफ से उनको दी जा रही है, या स्थानीय लोगों की मदद ली जा रही है, ताकि जो सर्दियों का सेशन है, जो टफ़ चैलेंजिंग वाला जोन है, उसको सही तरीके से टैकल किया जाए? जी बिल्कुल। हमारा ज़िला जैसे जोग्राफिकली सबसे बड़ा ज़िला है, और चैलेंजेस वाइज देखा जाए तो बहुत डिफरेंट काइंड के चैलेंज होते हैं, चाहे विंटर्स की बात की जाए, चाहे समर की बात की जाए। तो जैसे हम देख रहे हैं कि जितने भी अधिकारी हैं, एज़ जो उनका टेन्योर है, चाहे डीसी के तौर पे, चाहे एसडीएम के तौर पे, वो पहला एक उनका टेन्योर है, मतलब एक्सपीरियंस जो है पहला एक्सपीरियंस है। उससे पहले वो अलग अलग पोस्ट में तो रहे हैं, पर एज़ प्रशासनिक अधिकारी जैसे डायरेक्टली एसडीएम और डीसी के तौर पे रहना उनका पहला एक्सपीरियंस है। तो जब इन्होंने ज्वाइन किया था, उसके बाद इमीडिएट हमने एक प्रशासनिक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक मीटिंग भी ली थी। तो उसमें मेरी तरफ से यही निवेदन और यही
यही डायरेक्शंस भी यही थी कि आपने सिर्फ ऑफिस तक सीमित नहीं रहना है, फील्ड पे भी जाइए, आप लोगों की समस्याओं को जो है ग्राउंड पे जाके देखें, तब ज़्यादा आप उसको बेहतर मुझे लगता है समझ भी पाएंगे, और उसके लिए क्या प्लान होना चाहिए, किस तरह के प्रपोजल बनने चाहिए, उसमें आपको ज़्यादा मदद मिलेगी। फील्ड में जब हम बारंबार हम टूर स्वयं भी करते हैं तो उसमें हमें अधिकारी लोग ज्वाइन करते हैं, तो एसडीएम लोग साथ रहते हैं, तो वही हम इनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं, और यही एक तरह से हमारी डायरेक्शन भी यही रहती है कि इस तरह आपने फील्ड में ज़्यादा रहना है। और चलो मीटिंग्स भी आप कंडक्ट करते हैं, मंडे मीटिंग का एक अच्छा पहल जो एडीसी महोदय ने यहाँ पे किया है, तो उसमें रिव्यू हो जाता है, सभी डिपार्टमेंट के प्रोग्रेस का हो जाता है, और क्वार्टरली मीटिंग हम खुद भी करते हैं, मंथली मीटिंग लेने की भी हम कोशिश करते हैं, क्योंकि समस्याएँ अलग अलग तरह की होती है। कई जगह पानी की कमी की वजह से समस्या है, कई जगह पानी ज़्यादा होने की वजह से बाढ़ की समस्या है, कई इलाका बिल्कुल ड्रॉट में है हमारा, कई जगह बाढ़ की वजह से समस्या है, विंटर्स में हमारे बर्फ़बारी की वजह से अलग तरह के चैलेंजेस होते हैं, तो कई तरह के विकराल जो समस्याएं हैं वो सामने होती है। पर हम तो उसको भलीभांति समझते हैं क्योंकि हम हमेशा ग्राउंड पे होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो तालमेल है प्रशासन और शासन में वो तभी बेहतर हो सकता है जब ये भी सिर्फ ऑफिस तक सीमित ना रहेंगे और फील्ड में निकलेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, तो कहीं ना कहीं लोगों को भी ये लगता है कि एमएलए तो चलो बीच बीच में टूर पे आते हैं, पर कमी हमारी अब्सेंस में कहीं ना कहीं प्रशासन उनके साथ जो खड़ा है। और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि क्योंकि संवेदनशीलता और साथ साथ आम आदमी डायरेक्टली इनको किसी भी कार्य के लिए झिझके ना, वो जो है अपनी बात जो है खुल के रख सके, किसी भी ऑफिस में वो जब मर्जी आ सके। बस हम ये चाहते हैं कि इस तरह का माहौल होना चाहिए ताकि आम आदमी को डीसी ऑफिस में जाना एक बड़ा वो चैलेंज ना लगे कि हम कैसे जाएं, मतलब वो विदाउट एमएलए के अप्रोच के भी जाए, वो वैसा माहौल हम चाहते हैं कि ऐसा माहौल जो यहाँ का प्रशासन प्रोवाइड करे, और हम यही दरख्वास्त इनसे भी करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि इस तरह का माहौल बनाने में कामयाब होंगे। आप किस तरीके से देखती हैं हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में 68 सदस्य हैं, उनमें से आप सबसे युवा हैं। हमने कई बार सेशन में आपको नए क्रिएटिव इनोवेटिव सब्जेक्ट पर जो है बात रखते हुए सुना है, जिनमें आपके अपने विधानसभा क्षेत्र की बहुत इम्पॉर्टेंट उनमें जो है नीड माना जाता है। आप किस तरीके से देखती हैं, अब समय कम है क्योंकि मिड टर्म में जो है पॉलिटिकल क्राइसिस के बीच आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली जिसमें आप जीतकर जो है विधानसभा पहुंची हैं, तो आप किस तरीके से देखती हैं आने वाले जो ये 2-2.5 साल हैं उनमें आपने किन प्रायोरिटीज़ को टॉप पर रखा है जो लाहौल स्पीति की सबसे ज़्यादा नीड? जी, क्योंकि 1 साल हमें लगभग हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, और जिस सिचुएशन में हमारे चुनाव हुए थे, ये पब्लिक का आशीर्वाद है और पार्टी का हाईकमान का आशीर्वाद है, सीएम साहब का आशीर्वाद है कि पब्लिक के आशीर्वाद के बदौलत हम चुन के आए, और हमारी कोशिश रहती है विधायक के तौर पे जो लोगों की समस्याएं हैं वो विधानसभा के पटल पे हम बेबाक तरीके से रख सके, और उसमें हम कोशिश भी करते हैं। फर्स्ट विधानसभा के एक्सपीरियंस से लेकर अभी तक जितने भी सेशन हुए हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दों को जो है विधानसभा के पटल पे रखा जा सके। साथ ही साथ जब हम समस्याओं की बात करते हैं या प्रायोरिटीज़ की बात करते हैं, तो लाहौल स्पीति ज़िला जैसे हमारा 80 to 90% आर्थिकी कृषि पे निर्भर है जी। आज कृषि में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पानी की है, मतलब जो किसान जो जूझ रहे हैं वो पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। जैसे ग्लोबल वार्मिंग या इससे संबंधित सब्जेक्ट पे हमने विधानसभा में भी चर्चा करने की कोशिश की थी कि ग्लेशियर हमारे पिघल रहे हैं, हमारा एकमात्र सोर्स जो पानी का वो ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स ख़त्म हो रहे हैं, हमारी डिपेंडेंसी जो है वो लिफ्ट पे बढ़ रही है या रिवर वाटर पे बढ़ रही है डिपेंडेंसी, और उसकी जो कॉस्ट है वो कई गुना ज़्यादा होती है, करोड़ों में होती है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि कैसे हम किसानों की समस्या को दूर करें। जो भी हमारे स्तर पे जो छोटी मोटी समस्याएं होती है, चाहे कूल का होता है, चाहे पाइप्स की डिमांड होती है, क्योंकि मैक्सिमम ये इस तरह की डिमांड हम देखते हैं पब्लिक की तरफ से आती है, तो इसको पूरा करने के लिए हमने अपना हर संभव प्रयास किया है और आगे भी और बेहतर तरीके से करेंगे। कई हमने इसमें बड़े बड़े जो प्रपोजल है वो जल जीवन मिशन में भी प्रपोज़ किए हैं, कई जो हमारी माइनॉरिटी की स्कीम्स हैं उसमें भी इस तरह के आईपीएच की स्कीमों को प्रपोज़ किया गया है, चाहे वो वैसे उसमें पेयजल का ज़्यादा रहता है, पर हम इसमें भी फोकस कर रहे हैं कि सेंटर की जैसे स्कीम्स होती है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इस तरह में इनमें प्रपोज किया जाए और इसमें हमारे को सैंक्शन मिले। दूसरा, क्योंकि टूरिज़्म में बहुत ज़्यादा हमारे पास संभावनाएं हैं जी। और लाहौल स्पीति ज़िला इसमें काफ़ी तेज़ी से आगे भी बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों रहते हैं। तो कैसे एक बेहतर मैनेजमेंट और बेहतर प्लानिंग के ज़रिए हम इसको आगे बढ़ाइए, हमारी कोशिश में रहा। सबसे बड़ा चैलेंज था हमारा जैसे वेस्ट मैनेजमेंट,
तो इसके लिए हमने काम करने की कोशिश की और कुछ हमें इसमें सफलता भी मिली है। एक बड़ा इनिशिएटिव हमने लिया है कि जो भी टूरिस्ट जो है हमारे ज़िला में प्रवेश करता है तो उनको कॉटन बैग्स दिए जाते हैं, इको फ्रेंडली बैग्स दिए जाते हैं, ताकि वो इधर उधर लिटरिंग ना करे, कूड़ा उसमें इकट्ठा करे और वापसी में उसको कलेक्ट किया जाता है और फर्दर उसको हम डिस्पोज ऑफ आगे करते हैं। आगे उसको फर्दर जो है किसी कंपनी से टाई अप किया है तो वहाँ पे सप्लाई किया जाता है। तो उसमें वेस्ट मैनेजमेंट एक सबसे बड़ा चैलेंज था, उसमें हम कार्य कर रहे हैं। और जैसे ये हेडक्वार्टर केलोंग है, इससे पहले हम हेडक्वार्टर केलोंग की पहले की जो स्थिति थी आज की स्थिति को थोड़ा आप अगर ग्राउंड में जाएंगे तो आपको भी नज़र आएगा, क्योंकि ये लगता ही नहीं था कि हेडक्वार्टर है। जो इसके रास्ते की जो गलियां हैं या जो सड़क है उसकी हालत ख़राब थी, तो लगभग हमने इसके आधे से ज़्यादा सड़क का काम पेवरिंग बिछा के पूरा कंप्लीट करवा दिया। पानी की एक मेजर समस्या हमारे हेडक्वार्टर में होती थी, इसके लिए 2 बड़े 1,25,000 कैपेसिटी लीटर्स के टैंक्स बनाए जा रहे हैं। और यहाँ की एक बड़ी कामयाबी हमें सीवरेज स्कीम पे मिली है, जो लगभग 22 साल पुरानी स्कीम थी। तो इसमें हमारे प्रशासन का, राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का पूरा तालमेल से ये हुआ है। तो इसमें भी हमने कोशिश की बहुत बड़ी, क्योंकि हमारा देखते हैं हम विंटर गेम्स में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। तो इसका प्रपोजल जो बनाया गया था स्पीति प्रशासन के द्वारा, हाई एल्टीट्यूड जो है हमारा स्पोर्ट्स सेंटर के लिए 75 करोड़ की राशि इसमें सैंक्शन हुई है हमारी माइनॉरिटी अफेयर्स में। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी हमारे लिए। तो ये मैं नहीं कहूँगी कि मैंने किया है, मतलब ये सबके कलेक्टिव एफर्ट से हुआ है। पुराने जो हमारे रहे हैं उनका भी एफर्ट इसमें रहा है, तो हमने भी अपने समय में इसमें एफर्ट लगाए, तो इसका परिणाम हमारे सामने है। तो इस तरह के हमारे इनिशिएटिव है और हम कोशिश करेंगे कि लाहौल में भी इस तरह का हम एक इंटरनेशनल लेवल का जो है क्रिकेट या मल्टीपर्पज़ स्टेडियम को हम डेवलप कर पाए। कहीं ना कहीं विंटर गेम्स में बहुत ज़्यादा संभावनाएं हमारे बच्चों के लिए, पढ़ाई के साथ साथ हमारे बच्चे इसमें स्पीति के खासकर काफ़ी इसमें आगे भी गए, इंटरनेशनल नेशनल तक खेले हैं। तो उसमें हम चाहते हैं कि ओवरऑल लाहौल का भी इसमें बराबर पार्टिसिपेशन रहे। तो ये हमारी प्रायोरिटीज़ है। बाकी क्योंकि हम देखते हैं कि क्योंकि आपदा हर जगह हम देख रहे हैं, इस बार भी आपदा जैसे थुनाग मंडी के क्षेत्र में आई, तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ भी जुलाई अगस्त में ये प्रॉब्लम रहती है। और बाढ़ के कारण हमारा मोस्ट ऑफ द इलाका जो है जालमा नाला से जो सटा हुआ 4-5 पंचायतों का क्षेत्र है या मयाड़ का पूरा जो क्षेत्र है जो बाढ़ से प्रभावित रहता है। ये स्पीति में भी कई ऐसे हमारे गाँव हैं, जैसे वहाँ पे पिन वैली का है, यहाँ पे खुलाक्सा वगैरह है, तो वहाँ पे भी कई तरह के प्रॉब्लम है। जैसे लिंडूर का आपने सुना होगा, काफ़ी हाईलाइटेड रहा है, एरिया सिंक कर रहा है। तो सिंक हो रहा है, तो रिहैबिलिटेशन के कगार पे है। तो इस तरह के कई तरह मतलब ऐसी मेजर समस्याएं हैं जिनको समाधान करना हमारी प्रायोरिटी है। चाहे वो रिहैबिलिटेशन तो बात की बात है, पर कैसे उनको इमरजेंसी मतलब इमीडिएट जो क्या रिलीफ देना है, उसके लिए हम लगातार लोगों के बीच में भी रहते हैं और लोगों की जो भी समस्याएं रहती हैं उसको सॉल्व करने के लिए अपना 100% जो है योगदान दे भी रहे हैं। और इसमें मेन चैलेंज फंडिंग का रहता है, तो उसमें समय समय पे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के ध्यान में हम लाते हैं और उनके तरफ से पूरा सहयोग भी रहता है। कहीं ना कहीं फंडिंग की प्रॉब्लम तो सभी को पता है, तो केंद्र सरकार से भी हम दरख्वास्त करते हैं कि इसमें जो है फ्लड मिटिगेशन में खासकर जो है बहुत बड़ा रिलीफ पैकेज की आवश्यकता जो है दिए जाने की आवश्यकता है लाहौल स्पीति या पूरे हिमाचल के पर्सपेक्टिव में। पर एक और चीज़ मैं जिक्र करना चाहूँगी, जैसे कई हमारे बाढ़ की वजह से आप देख सकते हो कि पूरा गाँव या घर तबाह हो गया। यहाँ तो ऐसी स्थिति नहीं, पर कई जगह हो गया। पर उनको हम कहाँ बसाएंगे? फॉरेस्ट लैंड है हमारा, रिहैबिलिटेशन प्लान क्या है हमारा? उसमें स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में भी सब कुछ नहीं है। सेंटर का कानून है, एफसीए कानून है, उसके कानून की वजह से आप 1 इंच भूमि किसी को नहीं दे सकते। तो माननीय जब यहाँ पे किरण रिजिजू जी मंत्री जी का प्रोग्राम था या सांसद महोदय आए थे, तो उनके संज्ञान में हमने लाया था कि सबसे बड़ा इशू आज के समय में देखा जाए तो हिमाचल का है अपने अस्तित्व की लड़ाई। अस्तित्व मतलब लोगों का बिल्कुल अस्तित्व खत्म हो रहा है, उनके घर तबाह हो रहे हैं, पूरे रहने की जगह नहीं है। और यहाँ पे अनाउंसमेंट तो हो जाता है कि 7 लाख रिलीफ पैकेज दिया जाएगा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किया भी, और उनको ज़मीनें भी दी जाएगी। पर ज़मीनें कैसे प्रोवाइड की जाएगी? वो कानून की वजह से हम उनको 1 इंच भूमि नहीं दे पा रहे हैं। वो जब तक उसमें अमेंडमेंट नहीं होता, संशोधन नहीं होता केंद्र सरकार के द्वारा, तब तक नहीं हो सकता। तो ये एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा इशू है जिस पे विचार विमर्श करना और डिसीज़न लेना और नतीजे पे पहुंचना और केंद्र सरकार से दरखास्त करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पहले भी इनिशिएटिव हुआ है, रेजोल्यूशन पास हुआ है विधानसभा से, पर उसका कुछ अभी केंद्र सरकार से कोई ऐसी परमिशन नहीं मिली है। तो मेन तो अभी अस्तित्व की लड़ाई है। बाकी प्रायोरिटीज़ के तो मैंने जैसे आपको बताया, हमारा पहला कृषि है, लोगों के किसानों के समस्या को दूर करना। टूरिज़्म में और बेहतर हम करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारा जो विस्तार है सिर्फ एक जगह ना रहे, क्योंकि एक जगह रश होने से हम देखते हैं कि क्योस भी पैदा होता है और लोगों को भी सबको फ़ायदा नहीं मिल पाता।
तो आजकल रश जैसे जी। हमारा जिस्पा दारचा में अच्छा रहता है लेह वाले टूरिस्ट का, तो त्रिलोकीनाथ को भी हम, और जैसे मिनी मनाली कई ऐसे जी। स्पॉट है, लोहनी तिंदी वाला है, उदयपुर व्यू पॉइंट है, दारचा का हमारा दीपक ताल है, या हमारा पागल नाला है, इन सब स्पॉट्स को जो है हम विकसित कर रहे हैं। इनका लगभग हमने आधे से ज़्यादा काम करवा दिया है, कुछ काम हमारा लास्ट चरण में है जो एक पार्क के तौर पे विकसित किया जाएगा, ये ऐसी अट्रैक्शन के तौर पे, ताकि टूरिस्ट वहाँ पहुँच सके और वहाँ के लोगों को भी उसका फ़ायदा हो सके। प्रदेश की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो सबके सामने है, मुख्यमंत्री लगातार उसकी चिंता जो है डे वन से जाहिर कर रहे हैं। आपको हमने बेबाकी से जो है इस मुद्दे पर बात करते हुए कहा है, आप किस तरीके से इस पूरी समस्या को देख रही हैं? कहीं ना कहीं आप युवा हैं, मॉडर्न एज की जो है पॉलिटिशियन है, किस तरीके से इस समस्या को टैकल किया जा सकता है? कैसे ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पर फोकस अगर सरकार करे तो इस समस्या का जो है धीरे धीरे निपटारा हो, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह से इस समस्या को देखना चाहिए। जी बिल्कुल, जो समस्या हमारे सामने है, ये कोई मुझे नहीं लगता 1-2 साल की समस्या है, ये कई सालों का एक कलेक्टिव मतलब परिणाम है, क्योंकि हमारा प्रदेश छोटा प्रदेश है, हमारे जो संसाधन है वो सीमित हैं। फेडरल स्ट्रक्चर जो हमारा पूरे देश का है, हम ज़्यादातर जो 90-10% का रेशो रहता है डेवलपमेंट वर्क्स या स्कीम्स में, वो केंद्र सरकार पर निर्भर रहते हैं, और इससे पहले बहुत अच्छा सहयोग जो है केंद्र सरकारों से मिलता रहा है, चाहे प्रदेश में कोई भी सरकार हो। पर देख रहे हैं हम, क्योंकि आपदा बहुत ज़्यादा आई, जैसे 23 की जो आपदा है, 10,000 करोड़ से ज़्यादा नुकसान हुआ। पीडीएनए की राशि जो पोस्ट डिज़ास्टर हमारा मिलता है, नीड असेसमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो कमेटी आती है उनके द्वारा असेसमेंट जो होता है, उसकी राशि जो है 10,000 में से अभी 2,000 करोड़ की अनाउंसमेंट हुई है। 2,000 करोड़ में से भी 1/4 जो है वो स्टेट गवर्नमेंट ने डिपॉजिट करना है। तो ये सबसे बड़ा कारण है मुझे लगता है, और ओवरऑल जो संसाधन को विकसित करने में मुझे लगता है उतने एफर्ट्स शायद उस लेवल पे नहीं हुए जो होने चाहिए थे। तो क्योंकि फ्रीवीज़ के हम देखते हैं कि इलेक्शन टाइम फ्रीवीज़ भी काफ़ी चलता है, तो उसमें लगाम लगाने की आवश्यकता है। मुझे लगता है हिमाचल जैसे स्टेट में मुझे लगता है फ्रीवीज़ उतना काम नहीं करता है। पर आपकी सरकार तो मैनिफेस्टो में ही मतलब कुछ काफ़ी सारी योजनाएं फ्रीवीज़ की दे रही हैं। मैं सिर्फ एक सरकार की बात नहीं कर रही हूँ, हमने हर सरकार का मतलब ये देखा है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसमें हमारे लोग फ्रीवीज़ नहीं चाहते। मुझे लगता है कि हमारे लोगों ने 1,500 रुपये के लिए भी वोट नहीं दिया था। आप देखते हैं हिमाचल में हमेशा से प्रोग्रेसिव लोग हैं, मतलब काम के लिए वोट दिया जाता है। मुझे ऐसा लगता है लोग काम या इंसान को देख के वोट देते हैं कि किस तरह का व्यक्ति उनके सामने है। तो फ्रीवीज़ चलो अनाउंसमेंट होता है, पॉलिटिकल पार्टी सभी का एजेंडा रहता है, पर मुझे लगता है इसको कहीं ना कहीं इसमें सोचने की आवश्यकता है। इसका नुकसान जो है हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से होता है, गरीबों पे इसका नुकसान होता है, डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है, चाहे वो महंगाई बढ़ती है, चाहे वो कोई भी चीज़ है, इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट लोगों को ही होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस पे लगाम लगाने की आवश्यकता है। हम मुद्दों पे लड़ें, इश्यूज़ पे लड़ें, समस्याओं पे लड़ें, तो जनता उस चीज़ को समझती है। और जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का विज़न है, वो ऑलरेडी इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, संसाधन को जनरेट करने में, चाहे वो हमारे कोई भी एनर्जी है, किसी भी सेक्टर की है, तो उस पर वो कार्य कर रहे हैं। जो भी हमारे जो पेंडेंसी है, आप किसी भी प्रोजेक्ट की जब वो बात करते हैं, आप जानते हैं जो भी हमारा हरियाणा या पंजाब गवर्नमेंट से जो क्लैश रहता है, जिसमें लीज का जो पीरियड रहता है, ये जो भी रहता है, तो उसके लिए वो लड़ रहे हैं। वो लड़ाई जो उन्हीं के द्वारा लड़ी जा रही है, और वो लॉन्ग टर्म रिजल्ट वाली उनकी जो विजन है। मतलब इसका जो इमीडिएट तो रिज़ल्ट नहीं मिलता है, इसका रिज़ल्ट तो आने वाले समय में मिलेगा। मतलब इसका परिणाम जो रहेगा वो कहीं ना कहीं प्रदेश के लिए तो अच्छा रहेगा, कहीं ना कहीं जो रिसोर्स हमारे जनरेट होंगे तो हिमाचल को इसका फ़ायदा होगा। तो वो हिमाचल माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की सोच है, वो अपने लिए नहीं सोच रहे। अगर उन्होंने अपना इलेक्शन देखना होता या अपनी सरकार अगले इलेक्शन के लिए बारे में सोचना होता, तो शायद वो भी वही प्रणाली अपनाते जो इससे पहले हो रहा था। उनका सोच है कि कैसे हम हिमाचल के संसाधन को बढ़ाएं, कैसे यहाँ के लोगों की संपन्नता को और बढ़ाएं, तो उस तरीके से वो सोच रहे हैं। इसलिए वो अपने इलेक्शन तक की चिंता नहीं कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो इसके लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है अच्छे परिणाम हमारे लोगों को मिलेंगे, तो चाहे वो किसी भी सेक्टर में वो काम कर रहे हैं, चाहे एनर्जी का सेक्टर है या जो भी संसाधन है, हमारा पानी का है, तो ये जो हमारे संसाधन है जिस पे काम किया जा सकता है, चाहे एनवायरनमेंट की बात है, जो इको फ्रेंडली जो उनका विजन है, तो ये सारी चीज़ें जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी द्वारा की जा रही है, तो हम उसकी पूरी सराहना भी करते हैं कि वो गट्स दिखा रहे हैं, वो इस चीज़ों को रिस्क लेना, क्योंकि इस तरह का रिस्क लेना मुझे लगता है सब में वो क्षमता नहीं होती। हमेशा पॉलिटिकल लीडर्स जो है इलेक्शन को देखते हुए डिसीज़न लेते हैं, तो ये बहुत बड़ा रिस्क है जो वो ले रहे हैं, सरकार के लिए भी अपने लिए। पर कहीं ना कहीं वो जनता के ऐसे माहौल से, ऐसे बैकग्राउंड से आए कि वो गरीब और मिडिल क्लास परिवार के बारे में सोचते हैं। तो मुझे लगता है कि एक आने वाले समय में कोई भी सख्त डिसीज़न हो, तकलीफ़ लोगों को होती है, कोई भी
परिवर्तन हो, जैसे व्यवस्था परिवर्तन की बात जी। होती है, क्योंकि हम देखते हैं कि हर जगह कहीं ना कहीं पॉलिसी में, कई जगह कानून कई हमारे इतने ठोस बना दिए गए हैं या इतने स्ट्रिंजेंट है कि उसका मतलब बहुत नुकसान लोगों को होता है। या कोई जब हम ट्रांसपेरेंसी की तरफ बढ़ते हैं तो लोगों को एकदम से तकलीफ तो होती है, पर वो लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है लोगों को उसका फ़ायदा होता है। उसके बारे में रियलाइजेशन शायद बाद में होता है, पर इमीडिएट वो पेनफुल थोड़ा सा रहता ही है। मुख्यमंत्री जी से कई बार बातचीत हुई है, कैमरा पर भी, ऑफ कैमरा भी। कई बार उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि जल्द मंत्रिमंडल में जो है शफलिंग होने जा रही है और ये होगी, और कुछ नए जो है चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो 2 महिला विधायक कांग्रेस के खेमे में हैं, जिनमें आप एक हैं। क्या अगर वो जिम्मेवारी आपको दें तो आप रेडी हैं? हाँ, ज़िम्मेदारी दी जाती है तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ उसके लिए, पर मुझे नहीं लगता अभी शायद मैं तैयार हूँ, क्योंकि मुझे लगता है अभी मैं खुद, मेरा सीखने का दौर है। और मंत्री के होते हुए शायद आप उतना सीख नहीं पाएंगे जितना आप विधायक के तौर पे सीखते हैं, क्योंकि जब विधायक होते हैं तब आप सवाल करते हैं, जब मंत्री होते हैं तो आपको जवाब देना होता है। तो कहीं ना कहीं मैंने कभी अपने मुख से ये नहीं कहा कि मुझे मंत्री बना दो, क्योंकि मैं ये नहीं समझती कि मैं मांगने पे विश्वास नहीं रखती। तो मुझे लगता है जब मैं उस लायक बन जाऊंगी तो वो चीज़ अपने आप होगी। तो मेरी इस तरह के उसमें नहीं है कि मैंने इस तरह से सोचा हो, पर हाँ, अगर पार्टी हाईकमान भरोसा जताती है या इसी जिम्मेदारी देती है तो उसमें भी मैं पीछे नहीं हटूंगी, और उसको निभाने के लिए भी हम हर संभव प्रयास करेंगे। कहीं ना कहीं अगर महिला इस तरह के रिजर्वेशन या नेतृत्व की बात आती है तो। राजनीति से जब आप बाहर थी तब से मैं आपको जानता हूं, अब आप राजनीति के भीतर हैं, सरकार की सारे सिस्टम को समझ रही हैं, तो कितना एडजस्ट कर पाई अनुराधा राणा? आ, राजनीति अब देखा जाए तो कभी सोचा नहीं था मैंने कि मैं खुद राजनीति के लिए बनी हूँ। इस तरह का मेरा बैकग्राउंड रहा है, तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि राजनीति में जाऊँगी या कभी विधायक भी बनूँगी। ये बिल्कुल एक कल्पना से बाहर की चीज़ें थी, क्योंकि ये सब चीज़ें ऐसा लगता था कि मतलब ये सिस्टम हमारे लिए नहीं है या ये पैसे वालों का खेल है, मतलब जब हम बाहर से देखते थे। पर जब मैं नौकरी, एक छोटी सी नौकरी करती थी डिज़ास्टर मैनेजमेंट में, तो कहीं ना कहीं जब ऐसे जो गरीब लोग, असहाय लोग जो डीसी ऑफिस के चक्कर बारंबार लगाते पर उनका काम नहीं हो पाता, तो वो देख के कहीं ना कहीं मेरे अंदर सोच आती थी कि इनकी मदद मैं कैसे कर सकती हूँ। मतलब एक मैं डाटा ऑपरेटर थी, तो चलो उनको जो चाहिए, मैं कहीं डीसी को तो नहीं बोल सकती थी, एसडीएम को तो नहीं बोल सकती थी, वो तो हमारे बॉस थे। तो कहीं ना कहीं वो सोच थी मेरे कि बाहर उस समय मैंने ये भी रियलाइज़ किया कि जब हम बाहर से बात करना बहुत आसान होता है, सिस्टम को गाली देना बहुत आसान होता है कि सिस्टम में ये खामी है, ये है। मेन है कि आप उसको एक्सेप्ट करो, आप सिस्टम के अंदर जाओ और उसको चेंज करने के लिए आप क्या एफर्ट लगा सकते हैं, वो उस चीज़ में विश्वास मैंने जताया। और कोइंसिडेंटली शायद मेरी डेस्टिनी में था, लिखा हुआ था, किस्मत में का भी मैं कहूँगी। कोइंसिडेंटली मैंने ज़िला परिषद का चुनाव लड़ा अपनी नौकरी को छोड़ के। कहीं ना कहीं मुझे उस समय लगा मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है ऐसे लोगों के लिए काम करने के लिए, क्योंकि मैं खुद ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से हूँ जो बिल्कुल, जिनकी कोई पूछ नहीं होती समाज में, जिनको कोई पूछता नहीं, कोई मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास परिवार से। और वो ऐसे परिवार से जो सोच भी नहीं सकते कि किसी काम के लिए वो एमएलए या किसी को अप्रोच भी करें। तो उस तरह के बैकग्राउंड से मैं आई हूँ, पर कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि ऐसे परिवार से, ऐसे परिवारों के लिए मैंने भी कुछ करना है। मतलब वो सोच में तो था, पर वो माध्यम क्या बनेगा ये कभी सोचा नहीं था। तो कहीं ना कहीं ये राजनीति, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने राजनीति को चुना है, राजनीति ने मुझे चुना है, मुझे ऐसा लगता है। तो ये भगवान का आशीर्वाद भी है। मुझे लगता है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी शायद मुझे इस लायक समझा ईश्वर ने और लोगों ने, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और अभी भी यही सोचती हूँ कि कैसे उन लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरना, ये मेरे लिए सबसे बड़ा मतलब उम्मीद रहता है। ये मैं नहीं सोचती कि मैंने अपने अगले इलेक्शन में उतरना या जीतना, उसके लिए मैं काम करूँ। मैं ये सोचती हूँ कि इस बार जो मुझे जिताया गया पब्लिक ने, उनकी मैंने कैसे इज़्ज़त रखनी है। मतलब वो मेरा लक्ष्य है कि लोगों ने जो इस बार मुझ पर विश्वास जताया है वो इज़्ज़त मैं रख दूँ, तभी मैं अपना सामना खुद से कर पाऊँगी। मैं उस तरह की सोच रखती हूँ। शायद प्रैक्टिकली इन शब्दों के आज के समय में मैंने देखा उतनी वैल्यू नहीं है, पर ये मेरे अपने सिद्धांत है। और चाहे राजनीति जैसी फील्ड क्यों ना हो, जो एक बदनाम फील्ड है खासकर महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो, पर उस दृष्टिकोण को बदलना मेरा एक लक्ष्य है कि अच्छे लोग भी आते हैं और कुछ बदलाव करने की सोच हो तो कुछ करके भी जाते हैं। तो ये मेरा सोच है। अब इसमें कितना कामयाब हो पाएंगे तो वक्त बताएगा, इसका फैसला तो पब्लिक या जनता करेगी। पर वही है कि एडजस्टमेंट, मैं सिद्धांतवादी हूँ, ये मैं क्लियर कहूँगी। एडजस्ट हम वहाँ करते हैं जहाँ एडजस्टमेंट, मतलब अपने लिए तो क्या एडजस्टमेंट करना, मतलब पब्लिक के लिए कहीं भी लड़ जाना, वो उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, चाहे वो किसी भी स्तर पे हो, चाहे अपने सरकार के खिलाफ क्यों ना हो।
ये मेरा अपना सोच है। तो आप फ्रंट फुट में खेलेंगे? हाँ बिल्कुल, ये तो मैं हमेशा से इसी में रही हूँ, क्योंकि मैं हमारा काम है अपने लोगों के लिए, हमारी जवाबदेही है। तो इसमें मैं कभी भी अंडर प्रेशर काम नहीं करती हूँ, ये मेरा अपना सोच है। क्योंकि मैं ऐसे बैकग्राउंड से हूँ जहाँ मैंने राजनीति में आने के लिए अपने माँ बाप की भी नहीं सुनी। तो माँ बाप से बढ़कर कौन है? क्योंकि मेरे माता पिता जो बिल्कुल राजनीति पसंद नहीं करते थे, वो बिल्कुल खिलाफ थे मेरे राजनीति जी। में जाने से। पर अल्टीमेटली अब वो इस चीज़ को रियलाइज़ कर चुके हैं कि मेरी किस्मत में ये लिखा है, क्योंकि एक आम कम पढ़े लिखे मिडिल क्लास परिवार की यही सोच होती है। तो कहीं ना कहीं यही है मेरा सोच कि लोगों के हकों की लड़ाई लड़ूं और जो अपना दायित्व है, अपना जो फ़र्ज़ है, उसको निभा सकूं। हाँ, कहीं ना कहीं कमियां अगर हमसे रहती है तो उसका रियलाइजेशन अपने आप में वो करना बहुत आवश्यक रहता है। तो पब्लिक के लड़ेंगे। एडजस्टमेंट गलत चीज़ के लिए मैं कभी नहीं करती, वो ना मैंने आज तक किया है। सही चीज़ के लिए जो भी करना पड़े वो करेंगे। तो कॉम्प्रोमाइज़ मैंने कभी अपने सिद्धांतों के साथ ना किया है, ना कभी करूँगी। मुझे लगता है कि सेवा और स्वाभिमान भी आपका ज़िंदा रहना चाहिए, और सेवा की जो भावना है वो स्वाभिमान के साथ मुझे लगता है और बेहतर होगी। वुमेन डिस्ट्रिक्ट को लेकर हम ये ख़ास बातचीत तमाम उन ख़ास चेहरों से कर रहे हैं जिनको ज़िम्मेवारी इस खूबसूरत और ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट के लिहाज से दी गई है। इत्तेफाक एक और है कि आप जिस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के अंतर्गत आती हैं, ये विधानसभा क्षेत्र आता है, वो भी एक वुमेन एमपी हैं। कंगना रनौत एक बहुत बड़ा नामी चेहरा है, सांसद हैं यहाँ से। आप किस तरीके से देखती हैं? उनका एक लेटेस्ट स्टेटमेंट आया है, जिस तरीके से आपदा के बीच लोग जो हैं अपने नेताओं की तरफ सबसे ज़्यादा उम्मीद रखते हैं, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो या कोई और हो। तो कहीं ना कहीं उनका जो स्टेटमेंट है वो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है कि कैबिनेट रैंक नहीं है, मेरे पास इतने फंड्स नहीं हैं। लोग जो हैं बहुत निम्न जो है रिक्वायरमेंट्स को लेकर उनके पास पहुंचते हैं, जो उनका प्रोरोगेटिव का हिस्सा नहीं है, सरकार का हिस्सा है। आप इस स्टेटमेंट को किस तरीके से देखते हैं? आप भी विधायक हैं, आपके पास भी तो कैबिनेट रैंक नहीं है, तो कैसे डिमांड्स पूरी करती हैं आप? जी, कंगना रनौत जी की मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। उनका जो स्ट्रगल है और एज एन एक्टर जो उन्होंने काम किया है, मैं मतलब बहुत प्रेज़ करती हूँ उनकी। और एक तरह से हम प्राउड फील करते हैं कि वो हिमाचल से संबंध रखते हैं, और उन्होंने जो मुकाम हासिल किया अपने दम पे किया है। क्योंकि बॉलीवुड जैसा फील्ड में अपने दम पे इतने आगे बढ़ना, ये सबके बश की बात नहीं। उनमें दम है, इसीलिए वो मुझे लगता है इस चरम और इस मुकाम तक उन्होंने पहुंची है। और कहीं ना कहीं सांसद बने हैं, जैसे पार्टी ने उस पर विश्वास जताया, टिकट दिया, और लोगों का प्यार से वो जीती भी हैं। तो अब अगर इस तरह के जो वायरल होते वीडियो या इस तरह के जो स्टेटमेंट आते, वो देखते हम जब महिलाओं का आता तो वो ज़्यादा होता है। मैं उस एंगल से भी देखती हूँ। तो क्यों, मतलब मेरी वैसी सोच नहीं है। अगर क्योंकि पहाड़ी लोग होते हैं जो है मतलब मुंह पे बोल देते हैं, मतलब शायद उस एंगल से उन्होंने बोला, इंटेंशनली उनका मुझे लगता है वो मतलब नहीं था। क्योंकि ये सच है, जैसे प्रधान का अपना कार्य होता है, विधायक का अपना होता है, सांसद का अपना होता है, पर आम जनता को ये पता नहीं होता। आम जनता भी हमारी तरफ हर तरह की समस्याएं लेके आती है, पर ये हमारा दायित्व है कि हम उसको कैसे निपटान करें। हम ये बात गलत है यहाँ कि हम उससे मुंह नहीं फेर सकते कि आप स्टेट गवर्नमेंट के पास जाइए या आप प्रधान के पास जाइए। हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, हमें ये सोचना है। क्योंकि कैबिनेट रैंक दूर की बात है, एज ए सांसद बहुत ज़्यादा पावर है आपके पास, इतने बड़ी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का आप नेतृत्व करते हैं। संसद में एक बहुत दमदार उसमें आवाज़ उठाना ही बहुत, मुझे लगता है बहुत बड़ा कदम होगा, एक ऐतिहासिक कदम होगा हमारे मंडी विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र के लोगों के लिए। तो यही हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। और मैं उनसे मिली भी थी, स्पीति वो आए थे, लाहौल भी वो सिस्सू तक तो आए थे। तो काफ़ी अच्छा, एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। हाँ जी, काफ़ी अच्छा रहा उनसे, और अच्छे हैं वो, बाय नेचर मुझे अच्छे लगे। और मैंने देखा संवेदनशील भी हैं, और आ रहे हैं, कम से कम आ रहे हैं, लोगों के बीच में आ रहे हैं। अदरवाइज़ ऐसे भी सांसद हमने देखे जो बॉलीवुड से संबंध रखते हैं, जो बिल्कुल लोगों के बीच में नहीं जाते। ये आ रहे हैं, वक्त निकाल के आते हैं लोगों के बीच में। पर संतुष्ट तो सभी को नहीं किया जा सकता। पर शायद हाँ, ये बात सही है कि लोगों की जो समस्याएं हैं, वो कंसर्न अगर वो डायरेक्शन भी दे दे, चाहे प्रशासन है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, चाहे डीओ लेटर के थ्रू या किसी भी फॉर्म में, तो लोगों को उसकी मदद मिल सकती है। तो उसमें मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो गलत हो जाता है, इस तरह की स्टेटमेंट देना कि प्रधान का काम, ये हमारा काम नहीं। हाँ, बेशक हमारा काम जो है पॉलिसी मेकिंग का है विधानसभा में, तो उस तरह की आवाज़ यही हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो मेन हमारे जो इश्यूज़ हैं, जैसे मैंने एफसी कानून की बात की, संशोधन की बात की, मैंने उनके सामने भी बात रखी थी। तो इस तरह के बिंदु जो अगर वो पार्लियामेंट में उठाते हैं तो इससे बहुत बड़ी राहत हमें मिल सकती है। केंद्र सरकार का ध्यान उसमें जा सकता है। या इतनी त्रासदी हुई
उससे संबंधित आप अपनी बात रख सकते हैं कि इतनी त्रास, तो एक स्पेशल रिलीफ पैकेज जो है यहाँ के लोगों के लिए दिया जाए। और कहीं ना कहीं विधायक के तौर पे भी हमारे पास हर छोटी से छोटी समस्या हमारे पास आती है, कूल, पाइप, एवरीथिंग, पेयजल, बिजली, हर चीज़, पर हम उससे मुंह नहीं फेरते हैं। हम उसमें इमीडिएट जो काम हो ना वो करते हैं, जो पब्लिक इंटरेस्ट में। तो मुझे लगता है ये हमारी जिम्मेदारी भी है, और कहीं ना कहीं सीखने का ये वक्त होता है। शायद उन्हें भी थोड़ा रियलाइज़ होने में समय लगेगा, हम भी सीख रहे हैं, पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस तरह का स्टेटमेंट ठीक नहीं होता। पर जो उन्होंने कहा, मुझे लगता है इंटेंशनली नहीं है, वो एक तरह से वो अपना एक तरह से बात रख रही थी। चलिए, हमने तमाम उन मुद्दों के सवालों पर जवाब आपसे लेने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं आप जो विज़न लेकर जनता के बीच इस वक्त हैं उस पे खरा उतरें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी मीडिया से बात करने बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये अनुराधा राणा है, हिमाचल प्रदेश के 68 विधानसभा क्षेत्रों में एक जनजातीय ज़िला की कमान संभाल रही हैं और सबसे युवा ये विधायक हैं इस वक्त हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में। और ये एक ख़ास वजह है कि जिम्मेवारी इन पर ज़्यादा इसलिए हो जाती है कि युवा हैं, पहली बार विधायक बनी हैं, और कहीं ना कहीं यही वजह है कि लाहौल स्पीति इस वक्त वुमेन डिस्ट्रिक्ट के तौर पर देखा जा रहा है। चलिए, कुछ और बातचीत है वो भी आपको सुना देते हैं।